हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरक। हम कर रहे हैं जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। जस्ट बेटा जिन्हें क्लासेस की इंक्वायरी कर रहे हैं, यस क्लासेस आर अवेलेबल इन बोथ गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव फॉर्म। अभी तक के बेटा हमने रिवीजन जो किया था, हमारी जो मेन बुक थी, हमारी बुक 1 के सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 जॉब वर्क तक का हमारे बुक 1 में था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बुक 2 हमने स्टार्ट की, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईजीएसटी एक्ट कर लिया और उसका जो थर्ड चैप्टर है टैक्स इनवॉइस हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टैक्स इनवॉइस का चैप्टर। टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, वेरी इजी चैप्टर। आपके एग्जाम में आवे, मार्क्स छोड़ना मत। छोटा सा अमेंडमेंट भी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है, पर बहुत ही इजी सा चैप्टर है। 15-20 मिनट के डिस्कशन में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो टैक्स, यहाँ पे इनवॉइस, जीएसटी में बेटा इनवॉइस को बहुत रिलेवेंस दिया, बहुत ज्यादा रिलेवेंस दिया इनवॉइस इश्यू करने के लिए। यहाँ पे उसमें क्या कंटेंट्स रहेंगे वो दिए हुए, कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, बट कंटेंट्स क्या रहने चाहिए इनवॉइस के, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, रिवाइज इनवॉइस, रिसीट वाउचर, बहुत सारे टर्म्स यूज किए, बिल ऑफ सप्लाई, सबके कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर्मेट आप आपके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से बन सकती है। अब यहाँ पे इनवॉइस अगर गुड्स की आप इनवॉइस इश्यू कर रहे हो टैक्स इनवॉइस, तो ट्रिप्लीकेट में इश्यू होगी। ट्रिप्लीकेट 3 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल जो है वो रिसिपिएंट के लिए रहेगी, ऑब्वियसली सामने वाले को टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लेना है, ओरिजिनल कॉपी उसके पास जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर जो गुड्स कैरी कर रहा है उसके पास रहेगी। एंड ट्रिप्लीकेट विल बी फॉर सप्लायर, ट्रिप्लीकेट कॉपी विल बी फॉर द सप्लायर। ठीक है, सर्विस के केस में 2 ही कॉपी बनेगी, ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, सप्लायर और रिसिपिएंट है, तो ओरिजिनल किसके लिए रहेगी, रिसिपिएंट के लिए, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड डुप्लीकेट विल बी फॉर द सप्लायर, डुप्लीकेट बेटा सप्लायर के लिए रहेगी। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इश्यूड ड्यूरिंग अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे हम सीरियल नंबर आपको यहाँ बताने रहेंगे। नाउ क्या क्या इनवॉइस हो सकती है, टैक्स इनवॉइस किसके लिए होती है बेटा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो गुड्स या सर्विस लाइबल है, लेविएबल टू टैक्स है, उनको जब वो यहाँ पे सप्लाई करता है तो क्या इश्यू करना है उसको, टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई एक डॉक्यूमेंट होता है, वो इश्यू करेगा पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और बाय अ कंपोजिट डीलर। तो अगर मेरे गुड्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, मेरे एग्जेम गुड्स हैं, और यहाँ पे एग्जेम गुड्स अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में मतलब निल रेटेड गुड्स हो सकते हैं, होली एग्जेम गुड हो सकते हैं मेरे यहाँ पे, तो अगर मैं ये सप्लाई कर रही हूँ तो उस केस में बेटा मेरे को क्या इश्यू करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना पड़ेगा, या मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बिल ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सामने वाले को क्रेडिट लेना नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की कोई बात ही नहीं। कंपोजिशन डीलर भी जो टैक्स लगा के देता है, सामने वाले को क्रेडिट मिलता नहीं है, तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होगा। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड बाय अ पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों भी सप्लाई कर रहा है, वो क्या इश्यू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो यहाँ पे इश्यू करेगा, नाउ एक रिसीट वाउचर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गुड्स बेचने वाली हूँ 5 लाख रुपए के, मैंने आपको बोला कि नहीं भाई एक काम करो, थोड़ा एडवांस पेमेंट तो करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करो, आप एक काम करो 10% ही एडवांस पेमेंट कर दो। तो 5 लाख के गुड्स हैं, 10% मैंने बोला 50,000 रुपए का आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी यहाँ पे बुकिंग लूंगी और फिर आपको सप्लाई होगा। तो आपने बोला ठीक है मैम कोई दिक्कत ही नहीं, 50,000 तो ये रखो, आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब क्या उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ेगा, मैंने आपसे जो एडवांस लिया है, हाँ रिसीट वाउचर इश्यू करना पड़ता है। सो जब भी सप्लायर को कोई एडवांस पेमेंट इश्यू करता है तो सप्लायर को क्या इश्यू करना है, रिसीट वाउचर इश्यू करना है। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई अगर नहीं पता है, नेचर ऑफ सप्लाई या रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है तो आप रेट ले सकते हो उसको 18%, और नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो उसे आप ले सकते हो आईजीएस, इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो, अब गुड्स के केस में तो इसका इतना रिलेवेंस नहीं बचता है, क्योंकि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस या नोटिफिकेशन नंबर 66/17 लगता है, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लगती है। बट सर्विस सेक्टर में इसका अभी भी रिलेवेंस आता है। सो आपको एडवांस पे टैक्स पे करना है तो आप क्या रेट ले सकते हो, अगर आपको रेट ऑफ टैक्स उस टाइम नहीं पता, जब आप एडवांस ले रही हो, मैंने तुमसे एडवांस लिया 2-3 प्रोडक्ट के लिए लिए,
अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो मेरे को 18% के हिसाब से रेट डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उस सप्लाई को मैं क्या मानूंगी, इंटरेस्ट रेट सप्लाई मानूंगी। नाउ अब अपनी बात बनी नहीं, आपने बोला नहीं यार ये मैम का काम बरोबर नहीं है, इनसे तो रिफंड ले लो। आप आए बोले मैम वो मुझे सप्लाई नहीं चाहिए, मैंने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो रिफंड लो, मैंने आपको 50,000 रुपए आपके रिफंड कर दिए। उस केस में तो यहाँ सप्लायर को जिसको एडवांस मिला था बट सप्लाई हुई, और सप्लायर ने रिसीट वाउचर इशू किया था बट सप्लाई हुई नहीं, तो उस केस में क्या इशू करना है सर, रिफंड वाउचर। तो मैंने आपको 50,000 रुपए दिया और उसके साथ मुझे क्या डॉक्यूमेंट इशू करना है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अपन टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर सप्लाई हुई नहीं तो मैं आपको क्या इशू कर दूंगी, रिफंड वाउचर आई हैव टू इशू, रिफंड वाउचर मैं आपको इशू कर दूंगी। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये क्या है, द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। तो दिन खत्म होने पे कुछ सप्लाईज के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू की जाती है। कौन सी, जब भी टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, जहां पे टैक्स इनवॉइस, इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका लेस देन 200 है, आपने 50-50 रुपए की किराना दुकान में, भाई यहाँ पे मैंने चाय पत्ती खरीद ली, कॉफी खरीद ली, वॉट एवर, सप्लाई मेरी कितनी है, 200 रुपए से कम है। रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, सामने वाला रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस एंड सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया, समझ लो कॉफी सेल करी मैंने, 100 रुपए की कॉफी हुई, सामने वाले रिसिपिएंट को जो अनरजिस्टर्ड है और उसने बोला नहीं चाहिए यार इनवॉइस, तो ऐसे सारे छोटे छोटे का मैं क्या कर सकती हूँ, कंसोलिडेटेड डे एंड में मुझे कंसोलिडेटेड इनवॉइस उसका बनाना है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना है। ऑब्वियसली मैं उस पर टैक्स तो डिस्चार्ज करूंगी बट मुझे उसको इंडिविजुअल गवर्नमेंट ने कंप्लायंस से रोका है कि ठीक है 200 रुपए से कम तक के का है तो माफ किया। Then there is a concept of revised tax invoice. Revised tax invoice to be issued in respect of taxable supply effected during the effective date of registration and date of issuance of registration certificate. तो यहाँ पे आपको क्या इशू करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 25 ऑफ नवंबर को, सॉरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए 25 ऑफ नवंबर को। ठीक है, यहाँ पे आप लायबल हुए 25 ऑफ नवंबर को, किस चीज के लिए, यहाँ पे आप लायबल हुए कि भाई मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया 15 दिसंबर को, तो इज इट विद इन 30 डेज, यस। तो इस केस में आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ने आपको 18 दिसंबर को बोल दिया कि ठीक है अब आपका रजिस्ट्रेशन है इफेक्टिव, यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 18 दिसंबर को। बट यहाँ पे बेटा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर 30 डेज में अप्लाई कर दोगे तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, 25 नवंबर ही हो जाएगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 25 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक के कुछ इनवॉइसेस तो इशू करी होगी, बट तब तक के आपको पता नहीं था कि आपको रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस आपको तब तक के पता नहीं था 18 दिसंबर तक के आपको देंगे, ग्रांट करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप उस टाइम पे तो आपने वहां पे टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते थे, तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। किस पीरियड की, यहाँ 25 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू की थी, अब आप क्योंकि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 25 नवंबर से है तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। सो रिवाइज इनवॉइस इज टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड ड्यूरिंग इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। Consolidated revised invoice may be issued in respect of taxable supply made to unregistered recipient, जो आपने छोटे छोटे 200 रुपए वाले लोगों, उससे कम वाले लोगों को जो किया होगा उनके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप बना सकते हो। इन केस ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई, consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered if the value exceeds 2,50,000 during this period। तो 2,50,000 के ऊपर अगर आपका सप्लाई पहुंचता है तो उस केस में कंसोलिडेटेड नहीं बनेगी, इंडिविजुअल बनेगी। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर ऑल्सो सेम एज, नहीं यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर नॉट सेम एज रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट आप यहाँ पे कट कर सकते हो। नाउ
क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले ऐसा होता था कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे को एक क्रेडिट नोट इश्यू करना है, एक इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इश्यू करूंगी। अभी यहाँ पे कर दिया है कि अ पर्सन कैन इश्यू वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल भर में मैंने कुछ सप्लाई की, पूरे साल के एंड में मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करने की बात आती है, तो मैं पूरे सप्लाई के अगेंस्ट एक ही अलग अलग इनवॉइस के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट भी इश्यू कर सकती हूँ, अलग अलग भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया किया, आपका कंप्लायंस बर्डन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के केस में कम किया है कि पूरे साल भर में जितनी भी इनवॉइसेस हैं यहाँ पे उसके अगेंस्ट आप एक या एक से ज्यादा दोनों आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। पहले एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही क्रेडिट नोट इश्यू होता था। सो अब क्रेडिट नोट कब इश्यू करना पड़ता है? वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी गुड्स। आपने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इश्यू करी, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू करी, taxable value in the invoice exceeds the taxable value in respect of such supply। इनवॉइस में आपने गलती से वैल्यू ज्यादा लिख दी, फॉर एग्जांपल आपने गलती से ज्यादा वैल्यू लिख दी, या टैक्स चार्ज इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। आपने टैक्स ज्यादा ले लिया। वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। हम लोग जाते हैं, आपको याद है, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमको पसंद नहीं आया, हम वापस करते हैं, वो लोग हमको क्रेडिट नोट दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट नोट उसी कंसेप्ट से याद रखना कि मॉल में शॉपिंग करने का रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे या तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो गई, या टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया, या रिसिपिएंट ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसको क्रेडिट नोट देते हैं। वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। आपने तो यहाँ 100 क्वांटिटी का बिल भेजा और गुड्स आपने 50 ही क्वांटिटी भेजा, तो डेफिशिएंट हो गया, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज ज्यादा कर दिया। तो इन सभी केसेस में क्या होता है बेटा, क्रेडिट नोट इश्यू किया जा सकता है, क्रेडिट नोट इश्यू किया जा सकता है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस में इश्यू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज एन अमेंडमेंट ऑल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि एक ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट क्या एक ही क्रेडिट नोट आएगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा इनवॉइस के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट आ सकते हैं। सो टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन इश्यू करता है, इनमें से कोई भी केसेस में कर सकता है, अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है, टैक्स चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, या फिर गुड्स और सर्विसेज जो है वो रिटर्न कर दिए या डेफिशिएंट फाउंड किए, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे क्या इश्यू कर सकता है, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। किसको? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ को, रिसिपिएंट को। नेक्स्ट, जस्ट क्रेडिट नोट के अपोजिट हो गया डेबिट नोट। क्या? वेयर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी थी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और वो सप्लाई के लिए आपने क्या की थी, टैक्स इनवॉइस इशू करी थी। टैक्सेबल वैल्यू इन द टैक्स इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, बट आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कम है, आपने गलती से कम चार्ज किया, आपने 50,000 रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए थी, आपने 30,000 ही की, तो उस केस में क्या हो गया, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको उससे और टैक्स कलेक्ट करना है, और पैसा कलेक्ट करना है। टैक्स चार्ज आपने गलती से गलत कर दिया, 1000 चार्ज करना था, गलती से आपकी मिस्टेक हो गई, आपने 100 रुपीज यहाँ पे कर दिया, तो टैक्स आपने कम ले लिया उससे। सो रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस मे इशू वन और डेबिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, यहाँ पे इन अ फाइनेंशियल ईयर लिख लो आप, ठीक है। तो रिसिपिएंट को यहाँ पे वो इशू कर सकता है, क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वो इशू कर सकता है डेबिट नोट उसे इशू कर सकता है। नाउ सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन, ये भी एक अमेंडमेंट है रिसेंटली कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस है बैंकिंग कंपनी के केस में, या इलेक्ट्रॉनिक टिकट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। So electronic tax invoice, electronic bill of supply, electronic consolidated tax invoice in case of banking company, and electronic ticket for passenger transport service. इन सभी केस में सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, तो इन सब में हमको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अब कितने HSN डिजिट होने चाहिए आपकी टैक्स इनवॉइस पे, किस पे डिपेंड करता है? एग्रीगेट टर्नओवर। मैम अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ तक है या उससे कम है, तो B2B सप्लाई आप जो कर रहे हो, B2B बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहे हो, तो 4 डिजिट HSN कोड की रिक्वायरमेंट है, 4 डिजिट HSN कोड की रिक्वायरमेंट। बट अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो, उस केस में इट इज टोटली ऑप्शनल।
आपको करना है तो आप 4 डिजिट यहाँ पे शो कर सकते हो इनवॉइस पे, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। देन अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 5 करोड़ है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, ऐसा कुछ लाइक है, तो इन दैट केस B2B सप्लाई करो या B2C सप्लाई करो, 6 डिजिट एसजेएसएन आपको शो करना पड़ेगा इनवॉइस में। ठीक है, तो यहां ऑप्शन खाली किसके लिए, देखो अगर आपका क्या एग्रीगेट टर्नओवर, कब का एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर भाई 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो B2B सप्लाई के लिए मुझे 4 डिजिट एसएसएन शो करना पड़ेगा मेरी टैक्स इनवॉइस पे। B2C के लिए टोटली ऑप्शनल है, मुझे शो करना है तो 4 डिजिट में शो कर सकती हूँ, अदरवाइज नॉट कंपलसरी। एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 5 करोड़ से ज्यादा है, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ व्हाटएवर, तो B2B सप्लाई करूं चाहे B2C सप्लाई करूं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे, 6 डिजिट एचएसएन मेरे इनवॉइस पे रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विस बाय एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो इनके पास क्या ऑप्शन है कि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का जो ऑप्शन था, ऑप्शन टू इश्यू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस हैज बीन डिसअलाउड to a supplier engaged in making supply of service by way of admission to exhibition of cinematographic film in multiplex screen। तो इनको पहले कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का जो ऑप्शन यहाँ पे बताया है कि भाई ठीक है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस ये नहीं इश्यू कर सकते हैं। A registered person who is supplying service by way of admission to exhibition of cinematographic film in multiplex screen is required to issue an electronic ticket। वो क्या इशू कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, इवन इफ वो टिकट में क्या नहीं है, डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं है, बट बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। मोर ओवर सप्लायर ऑफ सच सर्विस इन स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हैज ऑल्सो बीन गिवन एन ऑप्शन टू फॉलो द अबव प्रोसीजर, चाहे तो वो भी ये प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये पीवीआर एंड ऑल दैट जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है उनके लिए आया है, बट मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में अगर नहीं है कोई तो भी वो ये प्रोसेस फॉलो कर सकता है कि भाई वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू ना करे, वो जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट यहां इशू करेगा उसे ही डीम टू बी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ई इनवॉइस अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ई इनवॉइस बनानी किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका क्या एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है भाई इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, 17-18 में हो सकता है 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, किसी भी साल में 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर हुआ एक्सीड हुआ 10 करोड़ से, एक्सीड हुआ 10 करोड़ से किसी भी साल में, उसको क्या करना है, ई इनवॉइस बनाना है। किसके लिए, B2B सप्लाईज के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, B2B सप्लाईज के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, अभी B2C के लिए नहीं। और क्या ISD के लिए यहाँ पे ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इनवॉइस इशूड बाय ISD ऑल्सो। ठीक है, तो एक ये बात हुई। नेक्स्ट, क्या ई इनवॉइस यहाँ पे नोटिफाइड पर्सन हो, आप नोटिफाइड पर्सन हो, फॉर एग्जाम्पल आप एडवोकेट हो, तो उस केस में आपने यहाँ पे किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करी, बिजनेस एंटिटी ने रिवर्स चार्ज में क्या किया है, टैक्स पे कर दिया, बट ई इनवॉइस कौन बनाएगा, तो एडवोकेट ही बनाएगा भाई। नोटिफाइड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा जाएगा उसको टैक्स यहाँ पे क्या करना है, उसको ई इनवॉइस बनाना है। टैक्स पे किसको करना है वो एक अलग बात है, वो आरसीएम में आता है कि नहीं वो एक अलग बात है। यहां अगर कोई नोटिफाइड पर्सन है जिसकी जो सप्लाईज है, क्या हो रहा है यहाँ पे रिवर्स चार्ज में भले कोई और पे कर रहा है, टैक्स कोई और पे करेगा, इनवॉइस कौन बनाएगा, नोटिफाइड पर्सन ही बनाएगा। सो इनवॉइस इज इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम। Tax is payable under reverse charge. E-invoicing is applicable and E-invoice will be prepared by whom? Notified person. कौन है notified person? जिसका aggregate turnover 10 करोड़ से ज्यादा है in any preceding financial year from 17-18 onwards, उसको E-invoice बनाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर रिसीव किया है नोटिफाइड पर्सन ने, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने। फॉर एग्जांपल नोटिफाइड पर्सन यहाँ बिल्डर है, उसका 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर यहाँ पे हो रहा है, उसने क्या किया, रिसीव किया है सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से जिसपे उसको आरसीएम में टैक्स पे करना है या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। ई इनवॉइस किस केस में थी, आउटवर्ड सप्लाईज में हो रही है, नोटिफाइड पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई में हो रही है, इनवर्ड सप्लाईज के लिए उसको ई इनवॉइस नहीं बनाना है, भले टैक्स वो इस केस में आरसीएम में पे कर रहा हो। E-invoice is also not applicable for import of goods, also it's not applicable। जहां पे E-invoice applicable है वहां पे कोई जरूरत नहीं आपको वो ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट वाली इनवॉइस बनाने की और उसको फिजिकली कैरी करने की। अब एग्जेम्पशन किसको है E-invoice से, एग्जेम्पशन किसको है, किसको E-invoice बनानी नहीं है यहाँ पे। सो ये 6 लोगों को एग्जेम्पशन है। द फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ E-invoice। SCZ यूनिट्स, माइंड माय वर्ड, SCZ यूनिट एंड नॉट SCZ डेवलपर। SCZ यूनिट को क्या बोला,
आप एग्जेम्प्ट हो भाई ई इनवॉइस से। नेक्स्ट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी एग्जेम्प्ट हो भाई ई इनवॉइसिंग से। जीटीए हो, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दे रहे हो, एग्जेम्प्ट हो भाई ई इनवॉइस से। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, एग्जेम्प्ट हो भाई ई इनवॉइस से। सर्विस सप्लाई कर रहे हो किसकी, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म्स, यहाँ में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह, वो भी एग्जेम्प्ट हो ई इनवॉइस से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, आप एग्जेम्प्ट हो आप ई इनवॉइस से। यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्ट हो आप ई इनवॉइस से। सच टैक्स पेयर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑन द टैक्स इनवॉइस दैट though their aggregate turnover exceeds notified aggregate turnover for e-invoicing, they are not required to prepare e-invoice। उनको खाली एक डिक्लेरेशन देना है उनके इनवॉइस में कि भले उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है यहाँ पे, तो भी उनको ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं। ये 6 लोग, इवन इफ इनका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा, तो भी इनको ई इनवॉइस नहीं बनानी। 10 करोड़ से कम है तो वो तो वैसे भी नहीं बनानी है, बट इनका एग्रीगेट टर्नओवर भले 50 करोड़ होना, इनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। ये 6 लोग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एसईजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जीटीए, यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, यहाँ पे एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन्हें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, खाली डिक्लेरेशन लिख देंगे, खाली डिक्लेरेशन लिख देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एसईजेड यूनिट एंड नॉट एसईजेड डेवलपर। एसईजेड डेवलपर नहीं, वहां किसको एग्जाम्शन है, एसईजेड यूनिट को एग्जाम्शन है यहाँ पे। और ये जो एग्जाम्शन है ई इनवॉइसिंग का, एंटिटी एज अ होल का है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचर ऑफ सप्लाई। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी चाहे कोई भी सप्लाई करे, कोई भी सप्लाई करे, सब पे उसको एग्जाम्शन है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज पे, ये क्लैरिफिकेशन आया था कि पूरी एंटिटी एज अ होल में एग्जाम्शन है। अब ई इनवॉइस जनरेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो टैक्स पेयर क्या करेगा, जनरेट करेगा इनवॉइस अपना खुद का ईआरपी अकाउंटिंग सिस्टम यूज करके। वो जो ई इनवॉइस के जो फील्ड्स रहेंगे जो उसके सिस्टम से जनरेट होंगे, वो कंफर्म होना चाहिए किससे, ई इनवॉइस स्कीमा से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है वो सारे फील्ड्स उसमें होने चाहिए। फिर वो क्या करेगा, अपलोड करेगा अपनी इनवॉइस, रिपोर्ट करेगा किसमें, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उसको वापस करेगा, उसको डिजिटली साइन करके और क्यूआर कोड ऐड करके, डिजिटली साइन करके और क्यूआर कोड ऐड करके क्या करेगा, इनवॉइस उसको यहाँ पे रिटर्न होगी। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वेबसाइट है भाई, अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसिंग बाय द नोटिफाइड पर्सन। ये सारे ई इनवॉइस पोर्टल्स यहाँ पे क्या किए गए, नोटिफाई करे गए हैं इस पर्पस के लिए। सो सिंपल सा कंसेप्ट था ई इनवॉइस का, क्विकली हमने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर जिस रजिस्टर्ड पर्सन का 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में कितना है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको ई इनवॉइस बनानी है अपने B2B सप्लाईज के लिए और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट, एंड क्विकली हमने ये रिवाइज किया, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा। थैंक यू।